हेलो एवरीवन। अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कशन किया था, आज वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे कि उसके आगे क्या होता है। जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डेवलप किया गया है, या फिर कहाँ से शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की, कि हमारे भी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज होनी चाहिए। ये विषय के बारे में हमने डिस्कशन किया था पॉलिटी में, और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम उन बातों को देखेंगे या उन चीजों को देखेंगे जो आज के समय में हमारे संविधान में है और उनको हमने कहां से बोरो किया है। तो जैसा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा टाइम टू टाइम एक्ट्स बनाए जाते थे, कुछ नियम ले आया जाता था, जैसी जरूरत होती थी उनको उस समय वो कोई एक्ट बनाते थे, और उस एक्ट के थ्रू जो रूल बनता था उसी रूल को एज अ लॉ इंप्लीमेंट किया जाता है। हमें ऑलरेडी पता है कि रूल ऑफ लॉ चलता है, जिसको हमने ब्रिटिशर से बोरो किया हुआ है। तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था उसको एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इसकी शुरुआत, इस शब्द की शुरुआत या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो शुरुआत या डिमांड करी थी वो एम एन रॉय जी के द्वारा की गई थी 1934 के अंदर, और उसके बाद कांग्रेस ने इस डिमांड को उठाया था 1935 के अंदर, और फिर उसके बाद 1938 के अंदर कांग्रेस ने इस चीज के ऊपर बहुत जोर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा और उसके अंदर सारे के सारे इंडियन लोग होंगे, और वो सारे के सारे लोग एडल्ट सफरेज के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे भारत की जनता के द्वारा, जो कि प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर होंगे, और उन लोगों में से लोगों को चुन करके एक संविधान सभा का गठन कराया जाएगा। फाइनली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा था 1946 के अंदर। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था, और उसने ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करवाया था, बनवाया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि 389 मेंबर्स का चुनाव किया गया था प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू। अच्छा, इसके अंदर जो टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज का, ये सभी हिस्सों से जो प्रोविंसेस थे उनसे लोगों को इसमें सेलेक्ट किया गया था। 389 टोटल मेंबर्स थे, जिसके अंदर 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आए थे, और 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स से लिया गया था, जिसके अंदर तीन रिलीजन के लोगों को वो क्या बोलते हैं नॉमिनेशन दिया गया था। जैसे कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, सिख्स को रिप्रेजेंटेशन दिया था, और हिंदूज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। हिंदूज के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि उसमें पारसीज होंगे, जैन होंगे, बुद्धिस्ट होंगे, हिंदूज होंगे, और तमाम जितने भी प्रकार के लोग या अलग अलग रिलीजन के लोग जो इंडिया में रहते हैं, एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख, एवरीवन वाज इन दैट जनरल कम्युनिटी, जनरल। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हमारा जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, और जो हमारी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और इस संविधान सभा ने टोटल 165 दिन तक बैठ करके काम किया, और इन्होंने उसमें 12 सेशंस लिए थे, और 12 सेशंस में काम करके एक पूरे संविधान को तैयार किया इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर। 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा संविधान हमारा लिख करके तैयार कर दिया गया। और इस संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को लिखा गया, और इसको लागू कब कराया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हम ये देखेंगे कि क्यों 26 जनवरी 1950 को ही सेलेक्ट किया था। तो अभी हमको जो देखना है, जो बातों को देखना है कि संविधान सभा ने किन चीजों को उठाया है, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट प्रावधान है उनको कहां से सीखा है हमने। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा कई सारे एक्ट्स ले आए गए थे। ब्रिटिशर्स के द्वारा समय समय पर उनकी जरूरत के अकॉर्डिंग, उनकी जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर, वो लोग कई सारे एक्ट्स बनाया करते थे, और वो एक्ट्स लागू करते थे जैसी उनको जरूरत होती थी, और उसी एक्ट के थ्रू गवर्नेंस किया करते थे या फिर शासन किया करते थे। तो जो पहला
एक्ट है जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ले आया गया था, वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की अगर हम बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है नाम से आपको क्लियर हो रहा है, इसको हिंदी में भी रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं और इंग्लिश में भी रेगुलेटिंग एक्ट ही कहते हैं। रेगुलेट करने का क्या मतलब है? अगर आपने सुना होगा रेगुलेट करना, तो रेगुलेट करने का मतलब होता है कंट्रोल करना, या फिर किसी भी चीज को अगर हमको रेगुलेट करना है तो उसका मतलब होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग अगर चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम उसको रेगुलेट करेंगे। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसको भेजा जाएगा इंडिया के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो किसको कंट्रोल करना चाहती है? तो अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल करना चाहती है। और इनके एम्प्लॉइज कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को वो कंट्रोल करना चाहते हैं? तो ऐसा हो रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे वो अब इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में भी एंटर कर रहे थे। जैसा कि हमको पता है कि अगर हम मैप को देखें यहां पे, यहां पे अगर हम इस मैप को समझने की कोशिश करें या फिर हम देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 31 दिसंबर 1600, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर सन 1600 में वहां की महारानी के द्वारा 15 साल का मोनोपोली दिया गया था। कितने साल का? 15 साल का मोनोपोली दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये ब्रिटेन से जाएगी और भारत और उसके पूर्व दिशा में व्यापार करेगी, और ब्रिटेन की तरफ से कोई और कंपनी वहां नहीं जाएगी। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक कंपनी होगी जो कि ब्रिटेन की तरफ से रिप्रेजेंट करेगी पूरे व्यापार को या देखेगी पूरे व्यापार को, और जो भी मुनाफा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को उसको वो उठा करके किसको देगी? ब्रिटिश पार्लियामेंट को या ब्रिटेन को देगी। ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो ये केवल क्या थे? ट्रेडर, और ये व्यापार किया करते थे भारत और उसके पूर्व दिशा में। लेकिन ये लोग जब इंडिया में आ गए और यहां पर देखा कि जो यहां के एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर राजा महाराजा हैं उनमें काफी लूप होल्स हैं, उनके क्या बोलते हैं शासन व्यवस्था में काफी लूप होल्स है, और उस लूप होल का फायदा उठा करके इन्होंने अपनी जगह बना ली। कहां पर? यहां के प्रशासन के अंदर। भारत के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों पे उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना चालू किया, और जहां वो व्यापारी हुआ करते थे शुद्ध रूप से, अब वो वहां पर क्या बन गए? वहां के व्यवस्थापक या फिर वहां के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, वहां पे अपनी गवर्नमेंट चलाना स्टार्ट कर दिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये है आपका बंगाल। ये क्या है? बंगाल। ये क्या है आपका? मद्रास। और ये क्या है? बॉम्बे। ये क्या है? बॉम्बे। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसको ऑक्यूपाई किया गया या कैप्चर किया गया वो है क्या? बंगाल। और उसके बाद ये लोग बॉम्बे और मद्रास को कैप्चर करेंगे। अब जब इन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया तो यहां पर एक तरीके से इनकी सरकार स्थापित हो जाएगी, और जब इनकी सरकार स्थापित हो जाएगी तो ये टैक्स वसूलना स्टार्ट करेंगे, वहां के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। और ये शुरुआत होगी, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले एक बैटल होता है जिसका नाम है क्या? बैटल ऑफ प्लासी। और ये कब हुआ था? 1757 में। 1757 के अंदर ये बैटल ऑफ प्लासी होता है, और इस बैटल ऑफ प्लासी के अंदर जो युद्ध होता है बंगाल के नवाब और
जो क्या बोलते हैं मुगल नवाब होगा और अवध का नवाब होगा, ये तीनों लोग मिल करके एक युद्ध करेंगे और यहां पर बंगाल के अंदर स्थापित होगा क्या, ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत जाएंगे और ब्रिटिशर्स का एक तरीके से कंट्रोल हो जाएगा आपका बैटल ऑफ प्लासी के अंदर 1757 में। और उसके बाद यहां पर एक और युद्ध होगा, बैटल ऑफ बक्सर 1764। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स के पास कंट्रोल तो आ ही गया था, लेकिन एक जो क्या बोल सकते हैं ऑफिशियल कंट्रोल जिसको कह सकते हैं, वो आपका बक्सर के युद्ध के बाद आ गया, जब उन्होंने कंबाइंड तीनों सेनाओं को हरा दिया, जो कि जो आपका बंगाल का नवाब है और क्या बोल सकते हैं अवध का नवाब है और जो मुगल एम्परर है, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों सेनाओं के कंबाइंड इफेक्ट को इन्होंने टैकल किया और बक्सर के युद्ध में इन तीनों सेनाओं को हरा करके बंगाल के ऊपर एक तरीके से पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स के द्वारा स्थापित कर लिया गया। और जब ये ब्रिटिशर्स यहां पे कंट्रोल पा जाएंगे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूलना स्टार्ट कर देगी बंगाल के अंदर और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो एम्प्लॉइज हैं ये काफी अमीर होते चले जाएंगे। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो अपने एम्प्लॉइज हैं उनको ईमानदारी से काम करवाने के लिए, या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, उनके ऊपर चेक रखने के लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, एक एक्ट को पारित करेगी। अब जैसा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं ये हैं तो अधीन में ही, किसके अधीन है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन है, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ही सभी को नॉमिनेट करती होगी और नॉमिनेट करके भारत में भेजती होगी। तो अगर वो लोग भारत में भेज रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को, तो ये लोग कर्मचारी हुए किसके, ब्रिटिश पार्लियामेंट के या फिर ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन की जो सरकार होगी वो अपने अधिकारियों के ऊपर या अपने कर्मचारियों के ऊपर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहेगी। और आप जैसे हम अगर इंडिया में ही देखें तो पूरे इंडिया के अंदर जो शासन होता है, जो लोग काम करते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये लोग अपना काम कर रहे हैं और इनके ऊपर कौन रहता है, तो भारत की जो केंद्र सरकार है वो अपने सारे एम्प्लॉइज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहां पर एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ले आने की कोशिश की जाएगी इस एक्ट के थ्रू। कहने का मतलब जो ब्रिटेन की सरकार है वो कोशिश करेगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर कंट्रोल बनाया जाए, और उस कंट्रोल को बनाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जाएगा। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773। आप देख सकते हैं यहां पर टाइम हमने देखा कि 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होता है और बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद 9 साल के बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पहला स्टेप था जिसके थ्रू जो कंपनी के एम्प्लॉइज थे उनके ऊपर कंट्रोल बनाया जाए। किसके द्वारा, तो ईस्ट इंडिया वहां के ब्रिटेन की पार्लियामेंट के द्वारा। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। फिर उसके बाद डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ द बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। हम अभी जैसा कि मैप में देखे थे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ब्रिटिशर्स की 3 प्रोविंसेस हुआ करते थे, एक बंगाल, एक बॉम्बे और एक मद्रास। ब्रिटिशर्स का यहां पे कंट्रोल हुआ करता था। तो जैसा कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर एस्टैब्लिश करने की कोशिश थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, तो वो क्या करेंगे, अपने तीनों प्रोविंसेस के अंदर जो उनके गवर्नर थे, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल कोई होगा, गवर्नर ऑफ बॉम्बे कोई होगा और गवर्नर ऑफ मद्रास कोई होगा, तो इन तीनों से अगर ईस्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट को कुछ पूछना रहता होगा तो वो सबसे अलग अलग पूछते होंगे। यहां पर कोई भी हेड नहीं है और ये तीनों के तीनों बराबर हुआ करते थे।
लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट स्थापित हो गई यहां बंगाल के अंदर, तो 1773 के अंदर इस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये जो तीनों गवर्नर थे, इन तीनों गवर्नर में से जो बंगाल का गवर्नर था उसको हेड बना दिया गया, बॉम्बे के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर। तो इससे क्या हुआ कि जो जवाबदेही है वो बढ़ गई, जवाबदेही जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई। कहने का मतलब ये मद्रास का गवर्नर और बॉम्बे का गवर्नर सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल के गवर्नर के अंडर, और जो गवर्नर ऑफ बंगाल है इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहां पर जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग्स और ये कब बनेगा, 1773 से 1784 तक, 1784 तक ये क्या रहेगा, गवर्नर ऑफ बंगाल रहे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रहेगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश की जा रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। फिर उसके बाद, विद दिस एक्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी है ये सबऑर्डिनेट बन जाएंगे किसके, बंगाल के। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर एक चीज और जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के समय में भी ऐसा ही प्रावधान है और पहले भी ऐसा ही प्रावधान यहां बनाया गया। जैसा कि हमारे देश में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किस लिए होती है, जैसे आज हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफी सुप्रीम है, मतलब उसकी सुप्रीमेसी है, एक इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का हिसाब किताब बनाया गया है हमारे देश के अंदर। तो यहां पर ब्रिटिशर्स के द्वारा पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है किस एक्ट से बना है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना है, के तहत बना है। और ये कब बना है, तो 1774 में एस्टैब्लिश होगा। जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है वो कहां पर है, बंगाल के अंदर है। तो बंगाल के अंदर ही, कलकत्ता के अंदर ही ये सुप्रीम कोर्ट को बनाया जाएगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये कलकत्ता के अंदर बनेगा। फोर्ट विलियम, जो फोर्ट था ब्रिटिशर्स का, उस फोर्ट विलियम में बनेगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल प्रोविंस के लिए ही है, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए नहीं है। तो यहां पे ये बात ध्यान रखने वाली है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बन रहा है इसके अंदर भी एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और बाकी के अन्य जज हुआ करते थे। तो पहली बार बना है तो वहां पर एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और बाकी के 3 अदर जजेस हुआ करते हैं। और उसी बेसिस पे आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट काम करता है। जैसे कि आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी के 33 जजेस हैं। तो टोटल कितने हो गए, 34। उस समय कितने थे, 3 + 1, तो टोटल 4। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो चीफ जस्टिस, जो पहला चीफ जस्टिस बनेगा वो कौन है, तो पहले चीफ जस्टिस जो है वो है सर इलियास एम्पे। सर इलियास एम्पे जो है ये पहले चीफ जस्टिस बनेंगे। फिर उसके बाद यहां पर देखिए कोशिश की जाएगी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो काफी हद तक बढ़ाया जाए। और जितने भी अफेयर्स हैं आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के, इंडिया में अफेयर्स हैं, जैसे कि वो सिविल अफेयर्स पे कितना खर्च कर रहे हैं, वो मिलिट्री अफेयर्स पे कितना खर्च कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं आपके रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, मतलब कितना पैसा इनके पास आ रहा है और कितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं, इन सभी का ब्यौरा बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए एक संस्था बनाई जाएगी जो कि बैठेगी कहां, लंदन के अंदर। उस संस्था का नाम होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसका नाम क्या होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसको क्या बोलेंगे, COD। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या है, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे काम करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम करेगी। और इनका काम क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पैसों को खर्च कर रही है या फिर किस तरीके से पैसे को कमा रही है या कितना पैसा ये
टैक्स के तौर पे पा रहे हैं, इन सब का हिसाब बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसका हिसाब किताब कौन रखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहां बैठते थे? तो लंदन के अंदर बैठा करते थे। तो यहां पर ईस्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आपको समझ में आया होगा कि यहां पे इंडियन लोगों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पूरा प्रावधान किसके लिए है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए है। कौन भेजा है? तो ब्रिटेन की संसद ने भेजा है। अब अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें, जैसे कि अगर भारत सरकार को यहां पर कंट्रोल करना है, यहां पर शासन करना है, तो उनके जितने भी अधिकारी हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भारत सरकार के पास होनी चाहिए। वेल कंट्रोल्ड होना चाहिए, वेल सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉइज से काम करवा सकेगी। और वही प्रावधान यहां पर बनाने की कोशिश की गई थी। और इन सारी चीजों को आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आज भी हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। और हमारे देश का जो कानून है ऐसे ही चलाया जाता है कि एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था बनाई जाएगी, और ऐसी ही बनाई गई है। और इसको सीखा कहां से हमने? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी ऐसे हम नहीं पढ़ रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वही सारी चीजें पढ़ रहे हैं जो आज के टाइम पे हमारे गवर्नेंस में यूज होता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो प्रावधान बनाए गए थे अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने के, इसके ऊपर ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो नहीं पाएगा। क्योंकि उस टाइम पे आप देख भी सकते हो 1773 का टाइम है, तो जो इंप्लीमेंटिंग बॉडीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। तो ब्रिटिश संसद जितना भी चीज चाहती थी, या वो सारी बातें जो ब्रिटिश संसद चाहती थी अपने एम्प्लॉइज के प्रति या अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। तो फिर जो ब्रिटिश संसद है वो फिर से कोशिश करेगी कि अपने एम्प्लॉइज के ऊपर फिर से कंट्रोल बनाया जाए, और अपने एम्प्लॉइज को फिर से दोबारा कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया जाएगा या एक्ट भेजा जाएगा, जिसका नाम है क्या? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद 1784, और इसका नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए है क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन का जो पीएम था वो क्या है? विलियम पिट्स। कौन है वो? विलियम पिट्स। तो विलियम पिट्स जो है ये उस टाइम का प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, और अपने हिसाब से इंडिया में कंट्रोल हो इस चीज के लिए ये कानून बनाया जाएगा। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखना कि ये टाइम क्या है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब आया है, तो 1774 में आया है। विलियम पिट्स के नाम पर ये पिट्स इंडिया एक्ट। कोशिश यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नई कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोशिश बस यही है कि जो बातें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में चाहते थे और वो जो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, उसी चीज को यहां पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज बनाई गई थी वो बनाई गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? भारत के अंदर जितने भी सिविल मैटर हैं, जितनी भी मिलिट्री मैटर है, और या फिर सिविल अफेयर्स बोल सकते हैं या मिलिट्री अफेयर्स बोल सकते हैं, और जितना भी रेवेन्यू, कहने का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट कर रही होगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको खर्च कहां कर रही होगी? मिलिट्री पे या फिर सिविल मैटर्स पे। तो कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा आया, इस चीज को सही तरीके से जांचने के लिए एक संस्था बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, जिसका नाम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये सिंगल बॉडी है, और इसी के पास ये अथॉरिटी है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है। एक ही संस्था ये चीज जज कर रही है या चेक कर रही है। तो इनके करप्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं बनाया गया होगा, या फिर कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा होगा। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए
जो विलियम पिट्स हैं, इन्होंने दो संस्थाएं बना दी। एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले से था, अब क्या बना दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो होगा क्या कि अब डुअल सिस्टम या डुअल गवर्नेंस बनाया जाएगा। कहने का मतलब दो बॉडीज जो है, ये दोनों बॉडीज लंदन में बैठेंगी। एक संस्था जो है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जितना भी व्यापार से रिलेटेड काम होगा, जितना भी व्यापार से रिलेटेड काम होगा उसको चेक करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये क्या करेगी, जितना भी व्यापार रिलेटेड काम होगा उसको देखेगी, और जो प्रशासनिक कार्य जितने हैं उस चीज के ऊपर ध्यान रखने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जाएगा। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल शब्द से आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं कि जितना भी पॉलिटिकल अफेयर का काम है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगी। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर से आप समझ सकते हैं एक प्राइवेट संस्था के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो भी व्यापार कर रही है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो व्यापार करेंगे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये सारा का सारा राजनीतिक कार्य करा जाएगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका, डुअल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि ये डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कब आएगा, तो आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत आएगा डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखिए डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जिसको बोल रहे हैं क्या, किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। It empowered the board of control to supervise and direct the operations of civil and military affairs। और उसके बाद कुल मिला के वही चीज है कि जो भी प्राइवेट रिलेटेड काम है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगी और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया पावर को, क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे जो लिखा हुआ है वो है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने डिक्लेयर किया कि जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे इंडिया में क्या करती थी, पहले व्यापार करती थी, लेकिन अब वही ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या बन चुकी है, यहां के लिए अथॉरिटी बन चुकी है, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार हो चुकी है। तो जहां पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, तो उस हिस्से को अब ये बोला गया कि वो जो हिस्सा है जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो किसका पोजीशन है, तो वो ब्रिटेन का पोजीशन है। पोजीशन का मतलब वो ब्रिटेन का है, वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, अब वो ब्रिटेन का हिस्सा है। तो ब्रिटेन ने अपने मालिकाना हक को यहां पर इंश्योर करते हुए ये डिक्लेयर किया कि जितने भी हिस्से पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो हिस्सा अब किसका है, ब्रिटेन का है। तो फर्स्ट टाइम इट वाज डिक्लेयर्ड इन 1784 की जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया को डिक्लेयर किया जाएगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल बनाने की कोशिश की जा रही थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और जो नहीं कर पाया गया था उस चीज को अचीव करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को भेजा गया, पिट्स इंडिया एक्ट भेजा गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है ये स्टैब्लिश किया गया, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जैसी बॉडी को बनाया गया। और उसके बाद यहां पर डिक्लेयर किया गया कि अब इंडिया के अंदर ब्रिटिश का पोजीशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला एक एक्ट आएगा जिसका नाम क्या है, चार्टर एक्ट। क्या नाम है इसका, चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट है बेसिकली इसका नाम चार्टर क्यों है, तो जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट संस्था थी, और प्राइवेट संस्था जिस भी नियम को, अधिनियम को बनाएगी, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार तो इंडिया में एज कंप्लीट है नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जहां पर भी अपने नियम को लागू करवाएगी उस नियम को ही क्या बोल रहे हैं, चार्टर,
उस अधिनियम को क्या बोल रहे हैं? चार्टर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक संस्था है, जिस संस्था में हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इस संस्था के द्वारा जो टाइम टेबल निकाला जाता है दैट इज लाइक अ चार्टर। वो जो टाइम टेबल है वो क्या है? एक चार्टर है। जो शेड्यूल निकाला जाता है वो क्या है? यहाँ की संस्था के द्वारा ऑफर किया गया या निकाला गया एक चार्टर। तो ये जो चार्टर एक्ट आया है ये कब आया है? 1793 के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर की गई है वो ये सैलरीज। आप लोगों को ये पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं वो कहां से आते थे? ब्रिटेन से। और उनको अपॉइंट कौन करता था? ब्रिटेन की संसद। अब जब ब्रिटेन की संसद भेजेगी किसी को अपने यहां से अपॉइंट करके भारत में, तो उन लोगों को सैलरी कौन देता होगा? तो उनको सैलरी कौन देगा? ब्रिटेन की संसद ही देगी या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देगी। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उन्होंने ये डिक्लेयर किया, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, कि इंडिया के अंदर अब ब्रिटिश पोजीशन है। तो अब ब्रिटिश पोजीशन अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी कहां से दी जाएगी? तो भारत के ही राजस्व से पैसा दिया जाएगा। उससे पहले तक उनको पैसा कहां से दिया जाता था? ब्रिटेन की संसद खुद ही देती थी। अब जैसे कि आज के समय में मान लीजिए कि भारत का कोई राजदूत है, अगर वो अमेरिका में राजदूत है तो उसको सैलरी कौन दे रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो ये डिक्लेयर कर रही है कि अब से जो भारत में काम करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी कहां से दी जाएगी? तो भारत के राजस्व से दी जाएगी। यहां पर एक और काम किया जाएगा, जो कोर्ट्स होंगे उन कोर्ट्स का काम डिफाइन किया जाएगा कि उनका काम कितना है। कहने का मतलब जो रेवेन्यू कोर्ट है और जो जुडिशियरी कोर्ट है उन सभी को डिफाइन किया जाएगा डिस्टिंक्ट तरीके से कि आपका काम क्या है और उसको आप उस तरीके से करिए। और जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर कौन है? आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सही तरीके से मैनिपुलेट कौन करता है, इंटरप्रेट कौन करता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट करती है। तो यहां पर 1793 के अंदर जो कोर्ट्स थे उनको भी ये इंटरप्रेट करने का काम दिया गया। एक एक चीज जो एक्ट्स में हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही आज भी हमारे देश में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो चार्टर है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगला जो एक्ट है दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1813। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चार्टर जैसा कि नाम क्लियर कर रहा है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक प्राइवेट संस्था के द्वारा इस एक्ट को ले आया गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? चार्टर। कब ले आया गया है? 1813। जैसा कि हम जान रहे हैं कि 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से प्रशासनिक संस्था के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। और ये कब से हो गई है? आपने जब से देखा 1757 जो प्लासी का युद्ध था तभी से क्या हो चुकी है? ये एक प्रशासनिक संस्था के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। और अब समय आ गया है क्या? 1813। तो काफी लंबे समय से ये लोग व्यापारी के साथ साथ ये लोग प्रशासनिक संस्था के तौर पे काम कर रहे हैं। तो अगर बहुत दिनों से ये प्रशासन में है तो अब अपने व्यापार को क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा लिमिट करेंगे। अपने व्यापार को क्या करेंगे? लिमिट करेंगे और फोकस करेंगे किसके ऊपर? प्रशासन के ऊपर। एक गवर्निंग अथॉरिटी के तौर पर ये इस्टेब्लिश करेंगे अपने आप को 1813 में। और जो कंपनी का जो एकाधिकार था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटेन की महारानी ने सन 1600 में 15 साल के लिए एकाधिकार दे दिया था। एकाधिकार का मतलब ब्रिटेन से अब कोई भी कंपनी यहां इंडिया में आकर व्यापार नहीं करेगी। लेकिन अब 1813 में क्या है? इस मोनोपोली के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा और उसको रोका जाएगा। और जो ब्रिटेन के अंदर तमाम दूसरी और कंपनियां होंगी उनके लिए भी ओपन किया जाएगा इंडियन मार्केट को। और इंडियन मार्केट के अंदर वो कंपनियां जो ब्रिटेन की दूसरी और कंपनियां हैं तमाम, वो भी आकर के व्यापार कर सकेंगी। और भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इनके पास सिर्फ 3 चीजों के ऊपर मोनोपोली रह जाएगा। पहली चीज कि इंडिया के अंदर जो भी चाय है जिसका व्यापार यूरोप और अमेरिका में होता है उसको सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। चाइना से व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई इसके अतिरिक्त और कोई कंपनी नहीं करेगी।
और अफीम से रिलेटेड जो भी व्यापार है, अफीम का व्यापार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये तीन चीजों को छोड़ करके जितने भी व्यापार, कपड़े के और भी जितनी भी चीजें होती हैं, उन सब का व्यापार दूसरी कंपनियां कर सकती हैं, लेकिन इन तीन चीजों का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1813 तक इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक प्रशासनिक संस्था के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुकी है, और ये अब व्यापार के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं रहेंगे, और इनकी जो व्यापार करने की जो मोनोपोली थी उसको खत्म किया जाएगा, और सिर्फ तीन चीजों पर इनका एकाधिकार रहेगा, चीन के साथ, चाय के साथ और अफीम का व्यापार कर सकेंगे। उसके अतिरिक्त जितने भी व्यापार हैं इनको दे दिया जाएगा दूसरी कंपनीज को। सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ब्रिटेन की संसद से एक फरमान जारी होगा इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अब हर साल 1 लाख रुपए खर्च करेगी भारतीय शिक्षा के ऊपर। तो ऐसा क्या हो गया, इनको अचानक से ऐसा क्यों फील होने लग गया कि भारतीय लोग अब हिंदी, भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी और जो लोकल भाषा है वो ना बोल करके इंग्लिश बोलें? तो बेसिकली ऐसा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक संस्था बन चुकी है, इनका प्रशासन दिन पर दिन फैलता जा रहा है, और अगर अपने एम्प्लॉइज को इनको अलग अलग दूर दराज एरियाज में भेजना है तो इनको सबॉर्डिनेट चाहिए। सबॉर्डिनेट मतलब छोटे लेवल के जो कर्मचारी हैं वो सब चाहिए, और वो कर्मचारी अगर इनकी जब भाषा को ही नहीं समझेंगे तो कैसे ये काम करवाएंगे? तो इन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि या इस चीज को इंश्योर किया कि अगर हम भारतीय लोगों को शिक्षित कर दें तो जो भारतीय लोग हैं वो इंग्लिश समझना चालू करेंगे, और जब इंग्लिश समझना चालू करेंगे तो इनको अपना सबॉर्डिनेट के तौर पर उनसे ये लोग काम करवा सकेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंश्योर करवाया गया कि आप लोग 1 लाख रुपए जो है हर साल खर्च करेंगे भारतीय शिक्षा के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर क्या होते हैं, हेड्स कौन होते हैं? जो मेजॉरिटी क्रिश्चियंस ही होते हैं, और वो जो फादर एंड ऑल ये लोग होते हैं, इनका काम क्या होता है? शिक्षा को देना। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस एक्ट के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया कि आप लोग यहां पर आ करके क्रिश्चियनिटी का बढ़ावा करा सकते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। और यहां पर शुरुआत होगी कन्वर्जन की, कि जो आदिवासी एरियाज हैं, जो दूर दराज के एरियाज हैं, वहां पर ये लोग जाएंगे, पहले लोगों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे, और उससे फिर कोशिश करेंगे कि क्या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन किया जा सके और क्रिश्चियनिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। तो ये कहां पे दिया गया था या किस एक्ट के थ्रू अलाउ किया गया था? तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के थ्रू दिया गया था। और यहां पर प्रोपोगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसा कि हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर हमने देखा कि आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1773, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अब धीरे धीरे एक प्रशासनिक संस्था के तौर पर इस्टेब्लिश हो रही है या हो भी चुकी है। तो अब ये जो समय है 1833 का, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने आप को एक प्रशासनिक संस्था के तौर पर इस्टेब्लिश कर चुकी है, और अब इनको व्यापार करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। अब व्यापार करने के लिए बाकी की जो दूसरी कंपनियां हैं उनको फ्री कर देंगे, उनके लिए फ्री रहेगा, और ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी व्यापार करने की, वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। जो चाइना के साथ व्यापार, जो चाय के साथ व्यापार, जो अफीम का व्यापार हुआ करता था, वो सब भी खत्म हो जाएगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो टोटली एक प्रशासनिक संस्था के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाएगी, और इनको व्यापार से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसा कि हमने देखा था कि 1773 में जो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल से उसको प्रमोट करके क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब वो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अब वो बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वो क्या बन जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
कहने का मतलब अब पूरे भारत के ऊपर लगभग ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हो चुका है और जो गवर्नर है आपका बंगाल का, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका है और उसके अंदर सारी की सारी मिलिट्री और सिविल पावर्स उसके अंदर है। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनेगा? तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। तो ये नाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इस चीज का बिल्कुल आपको क्लियर डिस्टिंक्ट होना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पहला गवर्नर जनरल कौन है भारत का? तो वो कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक शुद्ध रूप से व्यापारिक संस्था नहीं रही, अब केवल और केवल इनका काम क्या है? प्रशासन में रहना और प्रशासनिक संस्था के तौर पर इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो अपना जो भी व्यापार था उसकी सारी मोनोपोली जो है वो खत्म हो गई। इवन चाइना के साथ व्यापार करने का और जो चाय का जो व्यापार था और जो अफीम का व्यापार था वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है स्लेवरी। इस प्रावधान के तहत भारत चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत यह प्रावधान आया कि भारत से गुलामी को खत्म कर दिया जाए। अब कोई भी गुलाम नहीं रहेगा, कोई भी गुलाम नहीं रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले लोग गुलाम के तौर पर लोगों को रखते थे, तो आज भी हमारे देश में कोई गुलामी नहीं है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस गुलामी को खत्म किया गया 1833 में और फाइनली भारत से गुलामी कब खत्म होगी? 1843 और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो जो है ये उस समय कौन था? गवर्नर जनरल था और उसके गवर्नर जनरलशिप में भारत से कंप्लीटली स्लेवरी जो है वो खत्म हो गई। प्रावधान कब आया कि खत्म हो जाना चाहिए स्लेवरी? तो ये 1833 में और इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग्स। फिर उसके बाद यहां पर आपको दिख रहा होगा कि एक लॉ मेंबर या लॉ कमीशन का गठन किया जाएगा। अ लॉ कमीशन का गठन किया जाएगा। अब ये लॉ कमीशन क्या होता है? तो लॉ कमीशन एक संस्था होती है जो इंश्योर करती है, चेक करती है कि आज के समय में जितने भी नियम हैं वो प्रासंगिक हैं या नहीं, जो भी कानून व्यवस्था चल रही है वो प्रासंगिक है या नहीं, इस समय को लेकर के। तो पहली बार लॉ कमीशन का गठन कब किया गया? तो इसी 1833 वाले चार्टर एक्ट में लॉ कमीशन का गठन किया गया और पहला लॉ कमिश्नर कौन है? तो ये है मिस्टर लॉर्ड मकॉले। ये कौन है? लॉ मकॉले। तो ये लॉ मकॉले का नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। और ये जो लॉर्ड मकाले है, लॉ कमिश्नर, ये एक चीज कहेगा कि भारत के अंदर अब से मतलब 1833 के बाद जितने भी आधिकारिक या ऑफिशियल काम होंगे वो किस भाषा में होंगे? इंग्लिश। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल भाषा है वो क्या है? इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट में सारे काम किस में होते हैं? इंग्लिश में होते हैं। पहले किस भाषा में हुआ करते थे? तो फारसी में होते थे। 1833 के टाइम पर जो भी प्रशासनिक कार्य होता था वो किस में होता था? फारसी में होता था, क्योंकि उससे पहले मुगल हुआ करते थे भारत में और मुगलों की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी? फारसी हुआ करती, पर्शियन हुआ करती थी। तो अब जब ब्रिटिशर्स 1833 में रूल कर रहे हैं तो वही मुगलों वाला प्रावधान चल रहा है, लेकिन अब लॉ कमिश्नर के तौर पर इस्टेब्लिश या कौन बन करके आया है? तो वो आया है लॉर्ड मकाले। और वो क्या करेगा? उस लॉ में चेंज करेगा, नियम में चेंज करेगा, नियमावली में चेंज करेगा कि अब जितने भी काम होंगे वो किस में होंगे? इंग्लिश में होंगे। और इसने एक बात और बोला कि अचानक से सबको इंग्लिश सिखाना इतना आसान तो होगा नहीं और सबके लिए इतना ईजी भी नहीं होगा कि वो अचानक से इंग्लिश में काम करना चालू कर दें। तो ये बोलेगा कि भारत में सबको इंग्लिश जो सिखाई जाएगी वो सिखाई जाएगी इस पद्धति पे कि पहले किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को, जो सोसाइटी का एक बढ़िया वेल नोन रिनाउंड पर्सन होगा, पहले उसको सिखाएंगे इंग्लिश और उसको देख करके इंस्पायर होकर के बाकी जो लोग होंगे वो भी क्या करेंगे? इंग्लिश सीखेंगे। तो हम लोगों ने जो आज डिस्कशन किया कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में
क्या क्या चीजें आज हमारे संविधान के अंदर हैं, और इस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। आज जो हम लोगों ने देखा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।